हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं और स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन क्या हैं, या स्ट्रक्चर को हम कैसे चार्ट पे अप्लाई करके एक ट्रेड की प्लान कर सकते हैं। पिछले एपिसोड पर लिक्विडिटी के साथ साथ हमने बायस को अच्छे से समझ लिया है। सो आइए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, जैसा कि डेफिनेशन से ही पता चलता है कि किसी चीज़ का एक बड़े लेवल पे या ब्रॉड लेवल पे व्यू। यानी जब कभी भी हम मार्केट को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो मार्केट एक बड़ी पिक्चर क्या दिखा रहा है, वो बड़ी पिक्चर हमें क्या दिखाती है, उसके ऊपर ही हम ट्रस्ट करते हैं। ये बड़ी पिक्चर क्या है? सिंपल चीज़, हर बड़ी लिक्विडिटी जो है अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, 1 आवर का टाइम फ्रेम का बड़ा स्ट्रक्चर 4 आवर के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हो सकता है। 4 आवर के लिए बड़ा स्ट्रक्चर 1 डे का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। लेकिन चार्ट पे हम स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे चार्ट पे दो तरह के होते हैं। पहले स्ट्रक्चर एक कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर होता है, दूसरे तरह का स्ट्रक्चर को हम रिवर्सल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर एक ऐसे स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है जहां पे प्राइस जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहना चाहता है, और रिवर्सल स्ट्रक्चर हमें एक रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। ये कंटिन्यूएशन या रिवर्सल स्ट्रक्चर सेम एज लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन का एक एडवांस वर्जन है। ओके, जैसा कि हमने बात की पहले कि प्राइस जब किसी लिक्विडिटी को, वो लिक्विडिटी प्रीवियस लिक्विडिटी हो या प्रीवियस स्विंग हाई हो, उसको जब प्राइस रन करता है तो हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू होना चाहता है। ओके, और साथ साथ हमने ये भी समझा था कि प्राइस जब किसी लिक्विडिटी को स्वीप करता है तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस टेम्परेरी रिट्रेस करना चाह रहा है। ठीक है, अभी इस एडवांस स्ट्रक्चर में हम क्या समझेंगे कि प्राइस का बड़ा डायरेक्शन क्या है। ऑब्वियसली अगर प्राइस किसी बड़े स्ट्रक्चर पे अप साइड के डायरेक्शन में है तो उसमें मल्टीपल छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। करेक्ट, जैसा कि इससे हम एग्जांपल से देखते हैं कि ये मेरे प्राइस एक ऊपर जा रहा है सीधे सीधे। आप क्या देखेंगे कि ये अगर एक बड़े टाइम फ्रेम का में प्राइस हमें इस तरह से दिख रहा है, ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर नीचे करता हुआ चलता है। आप देख रहे हैं कि ये सपोज अगर 1 डे की एक कैंडल इतनी बड़ी सी एक बुलिश कैंडल दिख रही है, छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स 5 मिनट्स या 1 आवर पे आपको मल्टीपल रिट्रेसमेंट भी दिखेंगे। ओके, ये होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि बड़ी पिक्चर जो हमें, जितना ज़्यादा आप किसी पिक्चर को जूम करके बड़ा करके देखेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छे से क्लियरली नज़र आती हैं। इसीलिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर को हम मार्क कैसे करते हैं या कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर की। कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहां पे प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को रन करके उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है। ओके, मैं यहाँ पे स्विंग हाई पर्टिकुलरली नहीं बोलना चाह रहा हूँ, या आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहां पे प्राइस प्रीवियस स्विंग से ऊपर या नीचे ट्रेड करता है, डिपेंड ऑन प्राइस के डायरेक्शन। अगर मैं इस एग्जांपल को लेता हूं तो यहाँ पे मुझे प्राइस, ये करंट जो आपकी एक ट्रेडिंग रेंज है जिसको हमने पहले ही पढ़ा था, सपोज ये मेरा एक स्विंग हाई है, ये मेरा एक स्विंग लो है। ये स्विंग हाई ये स्विंग लो जो है ये तब बना जब प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। ओके, आप समझ पा रहे हैं कि प्राइस जब प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करने लगता है और एक नया ट्रेडिंग रेंज बनाता है, इसे हम अप ट्रेंड या बुलिश स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइस अप डायरेक्शन में गया, एक लिक्विडिटी फॉर्म की, रिट्रेसमेंट किया एंड वापस प्राइस प्रीवियस लिक्विडिटी से ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता है। ये मेरा एक अप ट्रेंड का बुलिश स्ट्रक्चर बनता है। सिमिलरली बेयरिश कंडीशन में हमारा प्राइस कैसे बिहेव करता है कि बेयरिश स्ट्रक्चर में करंट प्राइस जो है प्रीवियस सेल साइड के लिक्विडिटी के नीचे क्लोजिंग दे रहा है या उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। एग्जांपल, ये एक मेरा स्विंग हाई था, प्राइस नीचे आया, एक स्विंग लो बनाया, इसके साथ साथ रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस वापस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे चला गया और प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ट्रेड करने लगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बेयरिश स्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके, ये बियरिश या बुलिश स्ट्रक्चर के यूजेस क्या है? ये बड़े सिंपल से हैं कि प्राइस जब आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर में होता है हमें वहां पे सिर्फ लॉन्ग ट्रेड के को इनिशिएट करना है, यानी कि हम किसी भी फेयर वैल्यू गैप से
ऊपर की तरफ का ही ट्रेड प्लान करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर प्राइस अप डायरेक्शन में होता है सो उस कंडीशन में हम किसी पीओआई पे या इंटरनल लिक्विडिटी पे ऑलवेज लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं। ओके और प्राइस अगर डाउन डायरेक्शन में है सो हम किसी भी फेयर वैल्यू गैप पे या इंटरनल लिक्विडिटी से ऑलवेज शॉर्ट ट्रेड प्लान करते हैं। ओके सो आई होप आपको कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं रिवर्सल स्ट्रक्चर की। रिवर्सल स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझेंगे, इसके साथ फिर बाद में हम इसके एप्लीकेशन को समझेंगे कि इनकी ज़रूरत में कहाँ पड़ती है। सो रिवर्सल स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। रिवर्सल का इंडिकेशन क्या कि प्राइस किसी डायरेक्शन में जा रहा था, सपोज प्राइस किसी डायरेक्शन में कंटिन्यू था, अब उस कंटिन्यूएशन के बाद प्राइस ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। अभी ऊपर जा रहा था लेकिन अभी वो चेंज करके नीचे आने लगा। सो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम रिवर्सल स्ट्रक्चर बोलेंगे। रिवर्सल स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? रिवर्सल स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर होता है कि किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे या किसी लिक्विडिटी पे आने के बाद प्राइस वहां पे बोथ साइड की लिक्विडिटीज को अटेम्प्ट करने के बाद जो लेटेस्ट ट्रेडिंग रेंज जो बनाता है प्राइस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि प्राइस जब किसी ट्रेंड में किसी डायरेक्शन में ट्रेड करने के बाद किसी की लेवल की लिक्विडिटी पर पहुंचता है और वहां पे पहुंचकर प्राइस अगर दोनों साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करता है सो वहां पे जो मेरा लेटेस्ट ट्रेडिंग रेंज होगी, जहां पे भी उस ट्रेडिंग रेंज की क्लोजिंग मिल रही होगी, प्राइस उसी डायरेक्शन में फर्दर कंटिन्यू करेगा। क्लासिकल एनालिसिस में इसको ही हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके सो मैं क्लासिकल एनालिसिस पे नहीं जाता जो ये बोलता है कि प्रीवियस स्विंग हाई या लो के ब्रेक होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनता है। ओके ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है, जबकि ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है। आपको ये आइडेंटिफिकेशन क्लियरली नहीं हो सकता कि प्राइस किस स्विंग को तोड़ेगा और किस स्विंग को तोड़ने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। इसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये समझनी है कि प्राइस जब किसी की लेवल की लिक्विडिटी पर पहुंचता है, उस की लेवल की लिक्विडिटी पे पहुंच के जैसा भी बिहेवियर करता है, उस बिहेवियर में हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि प्राइस दोनों साइड की लिक्विडिटी अगर अटेम्प्ट कर रहा है सो प्राइस उसके बाद जो भी नई ट्रेडिंग रेंज बनाता है उसे ही हम उसी डायरेक्शन में प्राइस को कंटिन्यू एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स में इसको लिक्विडिटी हंट भी बोलते हैं, कुछ टर्म्स में इसे डिफरेंट नामों से जाना जाता है, लेकिन हमें सिर्फ मॉडल को समझना है। एग्जाम्पल, अगर प्राइस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है सो ये मेरा एक कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर प्राइस प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी के बाद ये स्ट्रक्चर के बाद प्राइस वापस दूसरे साइड की भी लिक्विडिटी ले लिया सो ये स्ट्रक्चर हमारा एक रिवर्सल स्ट्रक्चर है। यहां से हम प्राइस के रिवर्सल को एक्सपेक्ट करते हैं। रिवर्सल क्या होगा? जिस डायरेक्शन में मेरी लेटेस्ट ट्रेडिंग रेंज बन रही है प्राइस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है। ओके इन सारे एप्लीकेशन को हम चार्ट पे भी समझेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आएगा। फिलहाल आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि आप चार्ट पे कंटिन्यूएशन ट्रेंड को या कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर को या रिवर्सल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। इसको हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं? सो सिंपल चीज ये है कि जब हम किसी स्टॉक का या किसी चार्ट पे एक बायस एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसके लोअर टाइम फ्रेम्स पे हमें रिवर्सल का स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, समटाइम्स हो सकता है कि आप उस चार्ट पे तब पहुंचेंगे जब प्राइस ऑलरेडी रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद फर्दर कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर भी बना चुका हो। सो हम फिलहाल कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर आप सपोज किसी चार्ट पे हो और आप देख रहे हो कि प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी, सपोज ये मेरी एक बड़े टाइम फ्रेम की कोई लिक्विडिटी थी, ये 1 मंथ की लिक्विडिटी थी और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये सपोज 1 डे का एक स्ट्रक्चर है। सो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि मे बी प्राइस 1 डे की 1 मंथ की लिक्विडिटी पे आया होगा। 1 मंथ पे आने के बाद प्राइस ने प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी को स्वीप किया होगा, जो हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस अब ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहता है।
ठीक है। सिमिलरली जब मेरा मंथली का बायस अप डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है तो उसके जो स्मॉल टाइम फ्रेम होंगे उस स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस वहां से नीचे आया और फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। ओके, सो मे बी कुछ चार्ट में ऐसे होगा कि रिवर्सल स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद फिर प्राइस कंटिन्यूएशन बना रहा होगा। सो अकॉर्डिंगली आपको चार्ट पे एनालिसिस करना पड़ता है। फिलहाल आज की वीडियो में हमें सिर्फ इतना समझना है कि हम कैसे कंटिन्यूएशन या रिवर्सल स्ट्रक्चर को चार्ट पे आइडेंटिफाई करें। इन दोनों के एप्लीकेशन को, इन दोनों के यूजेस को हम बहुत अच्छे से चार्ट पे समझेंगे ताकि आपको ट्रेडिंग के सारे रूल्स क्लियर हो जाए। ओके, सो जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना अच्छे से सीख लेंगे तो उसके बाद उसको हम कंसोलिडेटेडली चार्ट पे अप्लाई करेंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ऑल दीज स्ट्रक्चर या लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ पजल। इसके बाद जब हम एंट्री लेवल पे पहुंचेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को क्लब करके कैसे एक अच्छे ट्रेड को प्लान करते हैं उसका एक व्यू सीखेंगे। ओके, सो आपको सारे एक नंबर, अगर आप वीडियो में अभी नए हैं सो एक नंबर से अभी लेटेस्ट वीडियो तक सारे वीडियो को देखें, आप सारी चीज़ों को समझें कि लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी का रिलेशन क्या है और बायस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम आके स्ट्रक्चर को कैसे पहचानते हैं। इन सारी चीज़ों को आप सिर्फ समझिए अभी, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो हम इन सारी चीज़ों को एक साथ क्लब करके ट्रेडिंग पे अप्लाई करेंगे। अभी फ़िलहाल हम उस मोड पे नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो अब मैं बाय कर लूं या स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो मैं सेल कर दूं, या पहले जो हमने बायस समझा है, बायस से ये बिल्कुल नहीं है कि बायस अपसाइड का हो गया तो चलो हम बाय कर लें, बायस डाउन का हुआ तो चलो हम सेल कर लें। ठीक है, सो यहाँ पे सारे कंटेंट या सारे आइटम्स को आपको सीखना ज़रूरी है। इसके बाद हम एक अच्छे तरीके से इन सारे रूल्स को क्लब करके चार्ट पे अप्लाई करेंगे। पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे ये होगा, चौथे पे हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, सो चलिए चार्ट पे चलते हैं। फिलहाल चार्ट पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कैसे हमें स्ट्रक्चर देखते हैं, चाहे वो कंटिन्यूएशन के स्ट्रक्चर हो, चाहे वो रिवर्सल के स्ट्रक्चर हो या रिवर्सल होने के बाद कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर हो। आइए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। आइए इस चार्ट से हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल स्ट्रक्चर को। ये एक सैम्पल चार्ट है जिस पर पहले से मैंने कुछ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया है ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ओके, सो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इस ट्रेडिंग रेंज से। ठीक है, ये ट्रेडिंग रेंज मेरी एक स्विंग हाई थी और इस स्विंग हाई के बनने के बाद प्राइस ने यहाँ तक, अब चाहे तो वो पिछले ट्रेंड से रिट्रेसमेंट किया हो या प्राइस ने पुल बैक लिया हो, वो दोनों एक ही बात है। सिंस यहाँ से हम एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, सो ये मेरी पहली ट्रेडिंग रेंज है। यहाँ पे एक बाय साइड लिक्विडिटी बनी हुई है और यहाँ पे एक सेल साइड लिक्विडिटी है, जिसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया। प्राइस ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया अप टू दिस लेवल, यहाँ तक प्राइस ने रिट्रेस किया एंड यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने वापस उसी डाउन डायरेक्शन में कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद प्रीवियस सेल साइड के लिक्विडिटी के नीचे क्लोजिंग दे दी। ओके, सो यहाँ पे आपको एक क्लियर प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी का ब्रेक होते या रन होते दिख रहा है। ठीक है, सो इसको अगर हम क्लियरली लाइन चार्ट से मार्क करने की कोशिश करेंगे, सो ये मेरी एक ट्रेडिंग रेंज थी। यहाँ से प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लिया, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज के अंदर प्राइस जितना भी जाएगा, चाहे वो जितना डीप भी जाता है, उसे हम रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करते हैं जब तक कि प्राइस किसी लिक्विडिटी को अटेम्प्ट ना कर ले। अगर सपोज ये लिक्विडिटी इसको ब्रेक कर देती तब हम इसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलते हैं, इसको हम मेन लिक्विडिटी बोल देते हैं या इसको मेन ट्रेडिंग रेंज बोलते हैं। ओके, सो इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही प्राइस जहां तक भी डीप जाता है उसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। प्राइस ने यहां तक रिट्रेस किया एंड वापस प्राइस उसी डाउन डायरेक्शन में, जो कि आपकी मेन पहले वाली जो ट्रेडिंग रेंज थी, उसी डायरेक्शन में डाउन फिर से होने लगा। अब प्राइस डाउन होते होते वापस से अपनी इस लिक्विडिटी पे आया और इस लिक्विडिटी को रन कर दिया। ओके, सो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्राइस ने प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी को रन कर दिया या उसके नीचे ट्रेड करने लगा। ठीक है, सो प्राइस जैसे ही प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया और उसके बाहर ट्रेड करने लगा, सो हमें ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर दिख गया। ओके,
अब ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मुझे मिल गया और जैसे ही प्राइस ने एक लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लिया, सो ये मेरी एक नई ट्रेडिंग रेंज बन गई। ये एक बाय साइड लिक्विडिटी है और ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है। जो कंडीशन यहाँ पे हमारी अप्लाई हुई थी, सेम कंडीशन इस ट्रेडिंग रेंज में भी अप्लाई होगी। यानी प्राइस यहाँ से अब इस रेंज तक अगर ऊपर जाता है, सो इसे हम रिट्रेसमेंट के कंसिडर करेंगे, या जिस साइड पे लिक्विडिटी को ब्रेक करता है अकॉर्डिंगली उसे हम नाम देंगे। ठीक है, सो अभी आप देख रहे हैं कि प्राइस जब यहाँ पे आया, सो यहाँ से प्राइस ने वापस रिट्रेसमेंट देना शुरू किया। ठीक है, रिट्रेसमेंट यहाँ तक। आपको ये समझना है, लिक्विडिटी टेस्ट या लिक्विडिटी रन होने के बाद प्राइस जो उस रेंज में मूव करती है वो हमें रिट्रेसमेंट कहलाती है। ठीक है, प्राइस अभी इसको बनाने के बाद देखिए रिट्रेसमेंट कर रही है। ये लेवल रिट्रेसमेंट नहीं होगा कि मैं बोलूं कि देखो ये रिट्रेसमेंट, ऐसा नहीं। प्राइस ने प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी को रन किया, रन करने के बाद जब वापस उसी रेंज के अंदर मूव करने लगी, जितना भी डीप जाती है उसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये रिट्रेसमेंट किया एंड रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस वापस सेम अपने ट्रेडिंग रेंज के डायरेक्शन में कंटिन्यू करने लगा। कंटिन्यू करने के बाद प्राइस ने वापस से नीचे साइड पे प्राइस को रन कर दिया। ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हैं, यहां पे एक मेरा दूसरा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन गया। पहला स्ट्रक्चर यहां पे बना था जब पहली सेल साइड ने रन किया था यहां पे, दूसरा मेरा यहां पे रन होने पे प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी रन हुई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्राइस बहुत ही अच्छे तरीके से डाउन स्ट्रक्चर में है। ओके, इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, इस पे कैसे ट्रेड करेंगे, ये सब चीज प्लीज अभी साइड में रख लीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रक्चर मार्किंग को सीखिए। ठीक है, सो अगेन जैसा कि मेरी एक ट्रेडिंग रेंज थी, जब प्राइस किसी लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करता है तो एक नई ट्रेडिंग रेंज बना देता है। ठीक है, ये मेरी लिक्विडिटी पहले अटेम्प्ट की थी, नहीं की थी, इस पे हम नहीं जाते हैं। सिंपल चीज ये है कि ये ट्रेडिंग रेंज ने पिछली लिक्विडिटी को रन किया, इसलिए ये मेरी एक नई ट्रेडिंग रेंज बन गई। ठीक है, डाउन साइड की। दूसरी बार प्राइस ने फिर से नीचे साइड पे मूवमेंट दिया, पिछली सेल साइड लिक्विडिटी को रन कर दिया, सो ये मेरी अब एक नई ट्रेडिंग रेंज बन गई। ओके, अब इस ट्रेडिंग रेंज में प्राइस जब ऊपर साइड पे मूवमेंट देगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, जिस साइड में प्राइस का डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड की लिक्विडिटी तक अगर जाता है तो इसे हम रिट्रेसमेंट कंसिडर करते हैं। लेकिन बाय एनी चांस अगर प्राइस इस लिक्विडिटी के ऊपर चला जाता है, सो इसे हम मेन ट्रेडिंग रेंज बना देंगे, या इसे ही हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या रिवर्सल पॉइंट बोलेंगे। ये ध्यान से समझिए, ये अच्छा एग्जांपल है। अभी प्राइस ने देखें क्या करना था, अगर प्राइस को नीचे जाना था तो प्राइस ऊपर थोड़ा सा रिट्रेस करता एंड वापस सेल साइड को चला जाता, सो मेरा स्ट्रक्चर डाउन साइड का कंटिन्यू रहता। लेकिन इस बार प्राइस ने क्या किया, इस बार प्राइस ने रिट्रेसमेंट ना करके अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को रन किया। यानी प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया तो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद, आप देख रहे हैं कुछ घूमने फिरने के बाद, फाइनली प्राइस ने यहाँ पे ऊपर पिछली अपोजिट साइड की लिक्विडिटी के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मुझे दे दी। सो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि मुझे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनता मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, आपकी सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे अटेम्प्ट हुई, सेल साइड लिक्विडिटी को क्लीन किया गया, इसके साथ साथ अपोजिट साइड में ये हमारी एक बाय साइड लिक्विडिटी, इसके भी ऊपर प्राइस ने रन कर दिया। ठीक है, सो ये मेरा एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बन गया। इसी को हम मार्केट क्लासिकल पैटर्न में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या एमएसबी भी कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी कहते हैं। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बाय साइड और सेल साइड का रन के तरह से ट्रीट करें, ना कि किसी स्पेसिफिक नाम से। क्योंकि अगर आप ये एमएसएस को समझेंगे कि प्राइस ने प्रीवियस हाई को तोड़ लिया, तो आपकी नॉलेज यहीं तक लिमिटेड रह जाएगी, इसको ढूंढने तक। यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप प्राइस बिहेवियर को समझे। प्राइस बिहेवियर क्या कर रहा है, सेल साइड को लिया, सेल साइड को लेने के बाद प्राइस ने बाय साइड को भी ले लिया। ठीक है, जब बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड की लिक्विडिटी प्राइस ले लेता है तो वहां पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब रिवर्सल फॉर्मेशन के वक्त जो नई ट्रेडिंग रेंज हमारी बन रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेरी सेल साइड थी और ये मेरी अब एक नई बाय साइड लिक्विडिटी बन गई। ठीक है, सो रिवर्सल के बाद जो मेरी फर्स्ट ट्रेडिंग रेंज होती है, ध्यान दीजिएगा, जो रिवर्सल के बाद मेरी फर्स्ट ट्रेडिंग रेंज होती है या एमएसएस के बाद जो भी मेरी ट्रेडिंग रेंज बनेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी ट्रेडिंग रेंज बन रही है, इसको हम ट्रेडिंग रेंज ना बोल के इसको हम डीलिंग रेंज बोलते हैं।
ये डीलिंग रेंज के यूजेस क्या हैं, ये डीलिंग रेंज क्या काम करती है, इन सबको हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल इतना समझना है, ये डीलिंग रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज होती है एक बहुत अच्छे और बड़े ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो गया है, ये इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि इस एरिया से मेरा रिवर्सल स्ट्रक्चर हुआ है। अब ये मेरी नई ट्रेडिंग रेंज बन गई, ये मेरी बाय साइड लिक्विडिटी है, ये मेरी सेल साइड है, क्योंकि इसी लिक्विडिटी से जब प्राइस ऊपर चला रिट्रेस के होने के बजाय प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये लेवल जो है मेरा मेन लिक्विडिटी बन गया। ओके, सो ये मेरी एक मेन लिक्विडिटी है। अब अगर प्राइस इसके नीचे वापस से रन कर जाता है तो वापस मेरा प्राइस एमएसएस करेगा या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर प्राइस इस डीलिंग रेंज के अंदर ही ट्रेड करता है तो प्राइस हमारा एक रिट्रेसमेंट कहलाएगा। आप देखिए यहाँ से प्राइस चला, यहाँ तक एक लिक्विडिटी फॉर्म की। अब प्राइस जब यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रहा है सो अपनी अपोजिट साइड की लिक्विडिटी के अंदर जितना भी डीप जाएगा उसे हम रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। अब प्राइस रिट्रेस हो रहा था, रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद प्राइस वापस अपनी ट्रेडिंग रेंज डीलिंग रेंज के डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, ऊपर साइड पे प्राइस को ब्रेक कर देता है। ठीक है, प्राइस ने ऊपर साइड की लिक्विडिटी को ब्रेक करके रन कर दिया। सो ये अभी मेरा फर्दर क्या बन गया, ये मेरा बन गया कंटिन्यूएशन का ट्रेंड। यानी कि जैसे ही मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है या मेरा एक रिवर्सल फॉर्म होता है, उसके बाद के जब जब भी बाय साइड की लिक्विडिटी ब्रेक होती जाएगी उसे हम कंटिन्यूएशन में ही कंसिडर करेंगे। अब प्राइस ने जब किसको ब्रेक किया तो ये मेरा एक नया कंटिन्यूएशन ट्रेंड बन गया। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर हो गया। आप देख रहे हैं प्रीवियस बाय साइड ब्रेक हुआ तो प्राइस मेरा वापस से कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर में आ गया। ठीक है, आप प्राइस कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर में आने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप देखिए एक तरीके से और भी आगे एक स्विंग बना रहा है। अब ये छोटे छोटे स्विंग क्या है, ये सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, इसको हम आगे भी समझ लेंगे धीरे धीरे। फिलहाल हम मेन से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा एक बाय साइड लिक्विडिटी मेरी फॉर्म हुई, ये बाय साइड लिक्विडिटी फॉर्म होने के बाद प्राइस ने वापस से रिट्रेसमेंट किया। ठीक है, अब प्राइस वापस से रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस करने के बाद आप देखिए लिक्विडिटी फॉर्म हुई, उसके बाद फर्दर ही प्राइस जब मूवमेंट जितना डीप भी देगा वो रिट्रेसमेंट कहलाता है। मैं इसी को बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। किसी लिक्विडिटी के अंदर प्राइस जितना भी डीप तक रिट्रेस करे बिफोर ब्रेकिंग, अगर ये ब्रेक नहीं कर रही है अपोजिट साइड की लिक्विडिटी, अगर प्राइस यहाँ तक भी आता है तो इसे हम रिट्रेसमेंट ही बोलेंगे। ठीक है, अभी प्राइस ने यहाँ तक रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद वापस अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू हुआ और प्रीवियस बाय साइड को वापस से ब्रेक कर दिया। सो ये हमारा क्या बन गया, वापस से एक नया कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर बन गया। अब प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद आप फिर से देख रहे हैं कि प्राइस सेम सिचुएशन में वापस रिट्रेस कर रहा है नीचे की तरफ। प्राइस ने यहाँ रिट्रेस किया इस लेवल पे, ये मेन मेरी बन गई ट्रेडिंग रेंज। ये ट्रेडिंग रेंज के बाद रिट्रेसमेंट मिला, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने फिर से प्रीवियस बाय साइड को रन कर दिया। ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, रन के लिए ऊपर क्लोजिंग मैंडेटरी होती है। ठीक है, ऊपर क्लोज कर दिया, ऊपर जैसे ही क्लोज किया ये स्विंग 3 कैंडल से बना, ये मेरी एक नई लिक्विडिटी जनरेट हुई। इसके बाद इस लिक्विडिटी ट्रेडिंग रेंज के अंदर प्राइस वापस रिट्रेस करता है, वापस रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ऊपर प्राइस को रन कर देता है। मेरी एक नई ट्रेडिंग रेंज बन गई फिर से। ठीक है, अब ये सारी ट्रेडिंग रेंज जो बन रही है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में आप देख पा रहे हैं। देखिए एमएसएस के बाद जो भी मेरी ट्रेडिंग रेंज बन रही है वो एक कंटिन्यूएशन की है। कब तक, जब तक कि वापस मेरा एमएसएस ना हो जाए। एमएसएस एक बार होता है, कंटिन्यूएस कुड बी मल्टीपल टाइम। ठीक है, प्राइस ने वापस से लिक्विडिटी फॉर्म की, रिट्रेस किया, वापस से रन कर दिया, नई ट्रेडिंग रेंज, रिट्रेसमेंट, नई ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, ये मेरी ट्रेडिंग रेंज बनती जा रही है तब तक जब तक कि मेरा कोई नया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट टाइम प्राइस इस लिक्विडिटी को रन करता है, एक कंटिन्यूएशन में आता है। ठीक है, अब इस कंटिन्यूएशन के बाद नई ट्रेडिंग रेंज ही मेरी बनी। इस ट्रेडिंग रेंज में प्राइस ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया, लेकिन इस बार प्राइस ने प्रीवियस अपोजिट साइड की लिक्विडिटी के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया है, बाय साइड लिक्विडिटी लिया और सेल साइड की लिक्विडिटी के नीचे भी क्लोजिंग दे दी। तो ये मेरी एक रिवर्सल या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का स्ट्रक्चर बन गया। ओके, ये मेरा एक नया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नई डीलिंग रेंज बन रही है। अब इस डीलिंग रेंज के बनने के बाद हम क्या देखते हैं कि प्राइस जब ऊपर साइड पे रिट्रेस कर रहा है उसके बाद वापस से प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। यानी अब ये
पहले यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ या रिवर्सल बना, रिवर्सल के बाद प्राइस फिर से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छा और बहुत क्लीन एग्जाम्पल है आपके लिए स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से इजीली ये समझ सकते हैं ऐसे भी, अपसाइड रिट्रेसमेंट, अपसाइड पिछला लेवल ब्रेक, अपसाइड रिट्रेसमेंट, अपसाइड पिछला लेवल ब्रेक। अब प्राइस रिट्रेसमेंट की जगह पे अपोजिट लिक्विडिटी को रन कर देता है। ये मेरा क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, रिट्रेसमेंट, फिर डाउन, प्राइस कंटिन्यूएशन। ठीक है, सो स्ट्रक्चर को हम आगे भी धीरे धीरे कवर करते रहेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत सिग्निफिकेंस रोल अदा करता है ट्रेडिंग में। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसको आने वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हमने समझा स्ट्रक्चर हमारे दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर और रिवर्सल स्ट्रक्चर। कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर में प्राइस प्रीवियस स्विंग को रन करता है और उसके ऊपर ट्रेड करता है। रिवर्सल स्ट्रक्चर में प्राइस दोनों साइड की लिक्विडिटी को रन करता है, उसके बाद एक डीलिंग रेंज फॉर्म करता है। अकॉर्डिंगली हमें ये हिंट मिलता है कि प्राइस अब अपोजिट साइड में रिवर्स करना चाह रहा है। ओके, तो अब इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आई होप अगर आपको ये स्ट्रक्चर का मॉड्यूल समझ में आ गया है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अब फिर से बात करेंगे बायस और स्ट्रक्चर के बीच रिलेशनशिप को, बायस और स्ट्रक्चर के बीच रिलेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि बायस के बाद स्ट्रक्चर को यूज करके कैसे हम किस जगह से ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। ये थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि अब हम ट्रेडिंग पे आ रहे हैं। ठीक है, सो पहले हम बायस करेंगे, बायस और स्ट्रक्चर का रिलेशन समझेंगे अगले वीडियो में, और उसी के साथ साथ ये समझेंगे पहले स्टेप पे हम बायस आइडेंटिफाई करते हैं और दूसरे स्टेप पे हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके कैसे किस डायरेक्शन का हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेरी डाल सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। आगे के आने वाले एपिसोड में आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पिछले सारे एपिसोड को कवर करते जाएं। ये सारे एपिसोड्स एक बेसिक नॉलेज हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अभी पीछे से लेके आज तक के एपिसोड्स आपने एक अल्फ़ाबेट्स सीखे हैं सिर्फ। अभी इस अल्फ़ाबेट्स से हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे। वर्ड्स बनाने के बाद ही हम सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे, तभी हम किसी लैंग्वेज में प्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।